हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फंडामेंटल राइट। लास्ट सेशन में हमने किया राइट टू इक्वालिटी एंड आज हम इस सेशन में करेंगे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। जो हमको फ्रीडम का राइट मिला है, इसके 4 आर्टिकल्स है 19, 20, 21 एंड 22। तो राइट टू फ्रीडम, इसमें सबसे पहला राइट आता है अंडर आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 19 में आते हैं 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं आर्टिकल 19, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आगे हमको 6 टाइप्स की फ्रीडम दी गई है। तो इसमें कौन कौन सी फ्रीडम्स दी गई है? फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स हमको बोलने की, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दी गई है। इसका मीनिंग क्या है? राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस one's opinion or to air grievances by words of mouth, writing, printing, pictures or in any other manners। हम किसी भी वे से अपने व्यूज हैं इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये राइट्स ओनली एंड ओनली सिटीजन्स को मिलते हैं। अंडर आर्टिकल जितने भी राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलते हैं। जैसे हमने पहले राइट टू इक्वालिटी किया था, उसमें क्या था? सिटीजन थे और जो फॉरेनर थे, इन सबको राइट टू इक्वालिटी मिला था। लेकिन 19 के जो राइट्स हैं वो ओनली सिटीजन्स को ही मिलते हैं। तो इसीलिए हमको फ्रीडम दी गई है, हम अपनी ग्रीवनेस को अराइज कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमको फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की एंड फ्रीडम टू प्रोपोगेशन ऑफ देयर आइडियाज, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन। हमको जो फ्रीडम दी गई है, जो भी मेरे व्यूज हैं मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इवन की प्रोपोगेट कर सकती हूँ, पब्लिकेशन में पब्लिश कर सकती हूँ, सर्कुलेट कर सकती हूँ। ये फ्रीडम एक सिटीजन्स को ही मिलती है। एंड जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोगों को बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शन में, हम उसके एंटीसीडेंट हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई हमको क्रिटिसाइज करता है, हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं। मुझे राइट है, अगर मैं साइलेंस होना चाहती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती, तो भी जी मुझको राइट दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे राइट्स हमको मिले हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें आगे टू और स्पीच डिफरेंटली अलग से मेंशन की गई है। फ्रीडम टू प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये हमको दी गई है। प्रेस मीडिया की फ्रीडम है कि इन्होंने क्या न्यूज दिखानी है और इसको रियलिटी को रिप्रेजेंट करना है। अगर वो रियलिटी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही क्यों ना कर रहे हो, तो इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर मैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, उसकी वर्किंग के रिगार्डिंग, उनके एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो वो भी मुझको राइट मिला है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में राइट टू इंफॉर्मेशन हम बहुत यूज कर रहे हैं। हर एक सिटीजन अवेयर हो रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। एंड इस पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कैसे? जो रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई हैं ताकि हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से किसी भी पर्सन को डेफामेशन ना हो, इससे जो हमारे देश की सिक्योरिटी है वो ऐसे कंटिन्यू रहे। अगर हमारे देश की, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने पड़े, वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। अगर फ्रेंडली रिलेशंस है विद फॉरेन स्टेट्स, उस टाइम हम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्डर की वजह से, मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफामेशन, इन सब पर्पस के लिए हम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। तो एक देश की गवर्नमेंट है, स्टेट है, स्टेट ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है जब उनको लगता है अगर इस वजह से जो लोग हैं उनकी डेफामेशन हुई है,
कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है, मोरालिटी को डिग्रेड की गया है, तो पब्लिक ऑर्डर कर सकती है, जिस वजह से ये जो हमारा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको सप्रेस किया जा सकता है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज हमको सोशल मीडिया पर भी कुछ भी पब्लिक करने की फ्रीडम दी गई है। अगर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ भी पब्लिक करना चाहूँ, मुझको फ्रीडम दी गई है, लेकिन मुझको क्या ध्यान में रखना होगा कि इससे किसी की डेफामेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस को मुझको फॉलो करना पड़ेगा। एंड अंडर आर्टिकल 19 इसको हमको सेकंड जो फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अगर हमारे पास कोई वेपन नहीं है, उसके बिना हम असेंबल हो सकते हैं, ये हमको फ्रीडम दी गई है। राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट टू होल्ड डेमोन्स्ट्रेशन, ये हम कर सकते हैं, इसके लिए किसी की तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है, मेरे पास किसी भी तरह के आर्म्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें ये कहा गया है, अगर हमारे रिलीजियस पर्पस की वजह से हमारे पास आर्म्स हैं, जैसे सिख हैं उनके पास आर्म्स होते हैं, अगर वो तलवार को रखते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो एक रिलीजियस फ्रीडम के अंडर आती हैं। तो हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ये हमको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए अगर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहे वो कर सकती है। एंड थर्ड इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। हमको फ्रीडम दी गई है, हम एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, इनको फॉर्म कर सकते हैं। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, क्लब्स, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें अपने अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, जो हमको फंडामेंटल राइट दिया गया है, हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकती हूँ, जो हमको फ्रीडम दी गई है। लेकिन जितने भी हमको फ्रीडम्स दी गई हैं, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की गई हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर के लिए मोरालिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो अपने आप कोई भी इनमें से यूनियन है वो नहीं फॉर्म कर सकती, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो देश के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वो अपने कोई एसोसिएशन अलग से बना सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो अपनी कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं पूरी इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली घूम सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तो इसमें हमको राइट मिलता है, राइट टू मूव wherever one likes, whenever one likes and however one likes। मीन्स मैं कहीं भी जाऊं, कितनी मर्जी पर जाऊं, कैसे मर्जी जाऊं, इस पर मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। स्टेट मुझसे जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि आप उस प्लेस पर बार बार क्यों जा रहे हो। अगर मुझको अच्छा लगता है मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ये मुझको फ्रीडम दी गई है। तो हम पूरे इंडिया में जहां तक हमारी टेरिटरी है वहां के सिटीजन्स हैं, तो इन सिटीजन्स को राइट दिया गया है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। वो कौन सी है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कॉमन पब्लिक वेलफेयर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, तो इनके लिए कभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अदरवाइज हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की गई है। जो नेक्स्ट फ्रीडम है वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर मैं इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती हूँ, तो मुझको ये फ्रीडम भी दी गई है, मैं कहीं भी रह सकती हूँ, सेटल हो सकती हूँ, ये भी मुझको फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। तो इसके लिए जो भी रिमूवल ऑफ ऑल इंटरनल बैरियर्स हैं, इनको विद इन टेरिटरी खत्म कर दिया गया है। मैं पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में जाकर रह सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की गई है। तो ये हमको राइट दिया गया है कहीं भी रहने का और
सेटल होने का। लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कैसे हैं? जैसे यहाँ पर टेरिटरी पर घूमने पर थी, वैसे ही अगर कहीं रहना चाहते हैं उस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कॉमन पब्लिक वेलफेयर के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एस्टिस, इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई है। एंड अंडर आर्टिकल 19 जो लास्ट फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन है वो चूज कर सकती हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन चला सकती हूँ, ट्रेड कर सकती हूँ, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकती हूँ। तो जी मुझको फ्रीडम दी गई है, ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे पहले वर्ना सिस्टम था, जो एक फादर वर्क करता था, बच्चे को भी वही काम करना पड़ता था। लेकिन जब हमको फ्रीडम मिली, तो जब हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने लोगों को फ्रीडम दी। आप कोई भी बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, आप इसको चूज कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी स्किल है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम चूज करोगे। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन of his or her choice according to his skill and business प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कुछ प्रोड्यूस करूं, डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मुझको फ्रीडम है। ट्रेड की फ्रीडम है, सेल एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, तो ये मुझको फ्रीडम दी गई है। एंड इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की गई हैं, वो किसके लिए? फॉर द पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो जैसे मैं कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी है उसको कैरी नहीं कर सकते, जैसे गैम्बलिंग है, बच्चों की ट्रैफिकिंग है, वुमन की ट्रैफिकिंग है, क्या चीज सही है? जो एंटी सोशल एक्टिविटी है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया है, तो ये किसके लिए है? हमारे पब्लिक के वेलफेयर के लिए है। नो राइट टू इंपोर्ट गुड्स, गवर्नमेंट ने, स्टेट ने हम पर रिस्ट्रिक्शंस की लगा दी कि हम कितनी मर्जी जो चाहे उतनी गुड्स नहीं इंपोर्ट करा सकते। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड अदर क्वालिफिकेशन, अगर मैं कोई भी प्रोफेशन को चलाना चाहती हूँ तो मेरे पास वो प्रोफेशनल डिग्री तो भी होनी चाहिए। तो इसके लिए टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, वो क्वालिफिकेशन मेरे पास होनी जरूरी है। तो वो प्रोफेशनल जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इंपोज की गई है। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने हमको अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम्स दी गई हैं, इस फ्रीडम के अंडर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मुझको स्पीच की, कहीं भी जाने की, सेटल होने की, अपना ऑक्यूपेशन रन करने की, अपने लिवलीहुड के लिए कुछ भी करने की परमिशन दी है। सरकार चाहती है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, ताकि मैं अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकूं। तो ये थी फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। नाउ अंडर आर्टिकल 20 हमको कौन सी फ्रीडम मिली है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 मुझको क्या फ्रीडम देता है? अगर मैं कोई भी ऑफेंस करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मीनिंग क्या हो गया कि अगर मुझको जो पनिशमेंट मिलनी है, ऑफेंस किया है, उसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैंने ऑफेंस किया है, मैं इसको एक्सेप्ट ही करूं। अगर मैंने कोई क्राइम कमिट किया है तो इसके लिए मुझको एक से ज्यादा टाइम पनिशमेंट नहीं मिल सकती। एंड इसकी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट भी जितनी लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी पुनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। मीनिंग अगर मैंने जिस टाइम क्राइम किया था, अगर उस टाइम वो क्राइम ऑफेंस था तभी उसको ऑफेंस माना जाएगा। अगर उस टाइम वो ऑफेंस नहीं था तो वो आज के टाइम मुझको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि टाइम के साथ वो सारे लॉ बदल जाते हैं। हो सकता है 30 इयर्स एगो मैंने कोई काम किया हो जो उस टाइम क्राइम नहीं था, लेकिन आज के टाइम में वो क्राइम बन चुका है, तो उस टाइम मैंने कोई भी लॉ ब्रीच नहीं किया जो आज के टाइम लॉ ब्रीच हो सकता है। इसीलिए अगर मैंने जब वो काम किया था उस टाइम वो पनिशेबल नहीं था, उसके लिए मुझको आज के टाइम में कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। और इसके अंडर कहा गया है कि किसी भी
पर्सन को कभी भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती जब तक वो लॉ को ब्रीच नहीं करता। अगर कोई इनोसेंट पर्सन है, लॉ को ब्रीच नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट हम कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं, तो उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रीच ऑफ अ लॉ। हर कोई भी पर्सन पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ अ लॉ एंड इन फोर्स एट द टाइम। जब हम जी कहते हैं ना एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिस टाइम उसने ऑफेंस किया था हम उस टाइम को कंसीडर करेंगे, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है? लॉ चेंज हो जाते हैं। एंड इसमें क्या कहा गया है? नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जितनी लॉ में पनिशमेंट कही गई है उससे ज्यादा टाइम के लिए आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। एंड नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished फॉर द सेम ऑफेंस फॉर मोर देन वंस। एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा टाइम उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अगर पहले पनिशमेंट मिलेगी, उसी ऑफेंस के बाद में उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है। एंड नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि मैं अपने अगेंस्ट खुद ही गवाही दूं, इसके लिए मुझे कोई कंपेल नहीं कर सकता है। तो ये मुझको फ्रीडम दी गई है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जो आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग दी गई है। एंड आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्या दिया है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की फ्रीडम देता है। राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, हम रह तो रहे हैं लेकिन डिग्निटी के साथ मैं रहना चाहती हूँ, तो विद ह्यूमन डिग्निटी जी मुझको राइट दिया गया है। राइट टू रेपुटेशन, जी नहीं है कोई मेरी रेपुटेशन को डेफामेट कर दे, तो डेफामेशन का राइट किसी को भी नहीं है। इसीलिए हमने फ्रीडम में क्या किया था? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे डेफामेशन की। इसीलिए राइट टू रेपुटेशन, मैं रेपुटेशन के साथ रहना चाहती हूँ, मेरी जो रेपुटेशन है इसको कोई भी डिफेम नहीं कर सकता है। राइट टू लिवलीहुड शेल्टर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली, ये सब मेरे राइट टू लाइफ के अंडर आते हैं। तो ये सब हमको राइट मिले हुए हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, मेरे जो प्राइवेसी राइट्स हैं, मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा टेलीफोन टैपिंग है, जो कोई भी नहीं कर सकता। और वुमन को प्राइवेसी की जरूरत है, तो रिप्रोडक्टिव एज में जो भी प्राइवेसी है उसको मिलनी चाहिए, तो ये राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है। राइट टू गो अब्रॉड, जो मेनका गांधी ने डिमांड की थी कि हमको अब्रॉड जाने की भी फ्रीडम होनी चाहिए, इट्स माय पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू गो अब्रॉड। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, कोई भी इलीगल वे से मुझको डिटेन नहीं कर सकता है। एक्सेस टू जस्टिस, राइट टू फ्री लीगल एड स्पीड ट्रायल, इसकी भी मैं डिमांड कर सकती हूँ। तो मुझको जस्टिस चाहिए, स्पीडी न्याय चाहिए, इसके लिए जे मेरी फ्रीडम बनती है, जे मेरी पर्सनल लिबर्टी के अंडर आती है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 जो मुझको बहुत सारी फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, जो हम कहते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू एजुकेशन जे हमको दिया गया है, तो आर्टिकल 21A के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें बच्चों को फ्रीडम दी गई है। इसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो 86th अमेंडमेंट 2002 के में इसको इंसर्ट किया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होता है 1 अप्रैल 2010 से, जिसके बाद सभी बच्चों का राइट है उनको कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए अप टू एज 14, 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक उनको एजुकेशन मिलने की जरूरत है। तो एवरी चाइल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 years has the right to free and compulsory education, ताकि वो पर्सन भी अपनी डेवलपमेंट कर सके। हम चाहते हैं हम सभी एजुकेटेड हो, एक डेवलप इंडिया होना चाहिए। अगर इंडिया डेवलप करना चाहता है तो इसके लिए जरूरत है कि हम सब बच्चों को एटलीस्ट
बेसिक प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसलिए राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इसके लिए कहा गया है कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता किसी बच्चे की एडमिशन को जब तक वो प्राइमरी एजुकेशन अटेन नहीं कर सकता। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिट कराए किसी भी स्कूल में। अगर एडमिशन के टाइम पेरेंट्स की इंटरव्यू होती है तो पेरेंट्स की इंटरव्यू के बिहाफ पर कोई भी स्कूल डिनाई नहीं कर सकता, उससे मन चाहे चार्जेस डिमांड नहीं कर सकता है। इस तरह बहुत सारी प्रोविजंस की गई हैं जिससे बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिल सके। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन द स्कूल एंड शैल नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। तो ये बच्चों के राइट है, क्योंकि एजुकेशन पर सबका राइट होता है, तो सभी बच्चों को एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए था, जो हमने 2010 से इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड जो राइट टू फ्रीडम है, इसमें लास्ट फ्रीडम आती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी हमको आर्बिट्रेरी मैनर से अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर अरेस्ट करते हैं तो उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट के आगे, उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स। तो ये सब कुछ हमारे राइट्स बनते हैं, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अगर मुझको कोई अरेस्ट कर रहा है तो मैं ये पूछ तो सकती हूँ कि मुझको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है, मैंने क्या क्राइम कमिट किया है जिस वजह से आप मुझको अरेस्ट कर रहे हो। राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। जो सबसे नेड़े का मजिस्ट्रेट है मुझको उसके आगे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अगर मुझको बेल चाहिए तो मैं बेल की डिमांड भी कर सकती हूँ। राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो मुझको लीगल एड चाहिए, कोई लीगल नॉन है उसके लिए मैं डिमांड कर सकती हूँ कि मुझको लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट की जरूरत है। एंड राइट नॉट टू बी डिटेन्ड in the custody while 24 hours without the authority of the magistrate। मुझको मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बिना 24 आवर्स से ज्यादा नहीं डिटेन किया जा सकता। तो इसीलिए कहा गया है 24 आवर्स के अंदर ही मुझको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मुझको कोई भी डिटेन नहीं कर सकता मोर देन 24 आवर्स। तो ये मुझको फ्रीडम दी गई है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि मुझको कोई डिटेन नहीं कर सकता है, कस्टडी में नहीं रख सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मीन क्या है? डिटेंशन मींस कस्टडी ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस। अगर हमको पता है ये पर्सन है आगे कोई ऑफेंस करने जा रहा है, कोई क्राइम करने जा रहा है, तो हम पहले से ही उसको डिटेन कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल। कोई भी ट्रायल नहीं किया जाता, उसको सिंपली डिटेन कर लिया। एंड प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ रॉन्ग एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। जिससे कुछ क्या किया जा रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करना है, गलत काम करना है, इसीलिए बचाने के लिए उसको पहले ही डिटेन कर लिया गया। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है। अगर हमें पता है जहां पर कोई रैली है, फेस्टिवल है, कुछ भी सेलिब्रेशन की जा रही है, अगर हमको लग रहा है ये पर्सन है वहां पर कुछ गलत काम करेगा, हम उसको पहले से ही क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। तो सरकार चेक प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट करती है जिससे हम शक के आधार पर डिटेन कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिटेंशन है बियॉन्ड 3 मंथ्स नहीं हो सकती, मींस 3 मंथ से ज्यादा वो डिटेंशन नहीं की जा सकती अनलेस सच डिटेंशन इज अप्रूव्ड बाय एडवाइजरी बोर्ड। जब तक एडवाइजरी बोर्ड नहीं कहता तब तक हम ये डिटेंशन ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये कहती एक हमको फ्रीडम दी गई है जिसके लिए मुझको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकती हूँ। तो ये थी राइट्स टू फ्रीडम। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अदर राइट्स। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।